नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रूप से इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जो कि डीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आप देखोगे तो बेसिक रूप से आपको इंटरनेट के बारे में बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का एवोल्यूशन, वर्ल्ड वाइड वेब, फायदे नुकसान देखना है, ठीक है, इंटरनेट और इंट्रानेट, साथ ही आईएसपी कनेक्टिविटी के बारे में देखना, ईमेल सर्विस, पोर्टल क्या होता है, यूआरएल्स क्या होते हैं। उसके अलावा ईमेल के बारे में आपको जानना है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, टेलनेट का कॉन्सेप्ट देखना है, इंटरनेट चैटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद वेब सर्वर है, साथ ही आप देखोगे होस्टिंग सर्विसेज, यानी कि आपको वेबसाइट होस्टिंग, डोमेन नेम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको इस कंप्लीट क्लास में यहाँ पे कवर करना है, तो आपकी एक यूनिट यहाँ पे कवर हो जाएगी। आप इसको अच्छे से वन बाय वन सारी चीज़ें आपको देखना है और आपकी जो यूनिट है वो कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम हल करेंगे बाद में। तो अभी आपको पढ़ाई करना है, फिर आपको जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हल करवाऊँगा। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन किसकी, इंटरनेट की। जब हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के लिए हम जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ कवर करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे देखिए एक और चैनल है, इसी का पार्ट है सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन का, अरविंद टिप्स के नाम से, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें छोटी छोटी टिप्स आपको मिलती है, कंप्यूटर से रिलेटेड छोटी छोटी टिप्स देखने को मिलती है, जहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अपग्रेड करना, अपडेट करना या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशन दिए जाते हैं। और ये वाला चैनल तो आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए SSW एजुकेशन PDF के नाम से, ठीक है। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको PDF वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है। आप सबसे पहले जानिए, जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, किसकी बात कर रहा है, इंटरनेट की, तो इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंटर और एक नेट, दो शब्दों से मिलकर यह बना है। तो इंटर का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल, क्या हो गया, इंटरनेशनल। और नेट का मतलब हो गया नेटवर्क, क्या हो गया, नेटवर्क। तो नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क हम सीधे बोल दें कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि बात हो रही कंप्यूटर की, क्योंकि ले देखे बात हो रही है इंटरनेट, तो वो कहाँ चलता है, डिवाइस पे। और डिवाइस मुख्य रूप से हो गई इंटरनेट, जो हो गई हमारी कंप्यूटर में चलेगी, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल। मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है, आपका कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर नेटवर्क हम किसे बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की छोटी सी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर एक जो है कम्युनिकेशन के लिए आपस में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए 8-10 कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन क्यों किया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड, इसके अंतर्गत जो डाटा है वो इसको मिल सके, इसको मिल सके, इसको मिल सके। तो आपस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए ये जो है जुड़ते हैं। और जुड़ते कैसे हैं, कुछ निश्चित रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स हम आगे देखेंगे, रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो इन रूल्स के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं, और इन जुड़ने के जो स्ट्रक्चर बनता है, उस जुड़ने के स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर एक से अधिक संख्या में जब आपस में जुड़ते हैं किसी निश्चित पर्टिकुलर उद्देश्य से, यानी कम्युनिकेशन या डेटा एक्सचेंज के लिए, और कुछ रूल्स के माध्यम से ये जुड़ते हैं, तो इन जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। और हमने टोपोलॉजी भी पढ़ा था फंडामेंटल में, तो टोपोलॉजी इनके स्ट्रक्चर को देखने को मिलता है, यानी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके अनुसार। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको समझ में आ गया। दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे नैनो नेटवर्क होता है, यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे नहीं। बॉडी एरिया नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, रेडियो एरिया नेटवर्क, और उसके अलावा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरी ग्लोब पे, पूरे ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी पे जिसका नेटवर्क फैला हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैन। और पूरी पृथ्वी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, इंटरनेट जो है इसी का एक उदाहरण हो गया, किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का। तो आप मुख्य रूप से देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक बिल्डिंग के अंतर्गत काम करता है, एक कैंपस के अंतर्गत हम देखें कॉलेज का एरिया हो सकता है, यूनिवर्सिटी का एरिया, या फिर कोई ऐसा कंपनी का एरिया जहां पे कंप्यूटर आपस में जुड़कर डेटा को एक्सचेंज करते हैं। और मुख्य डिवाइस इसमें उपयोग होती है, जैसे स्विच है, ठीक है, स्विच है, या फिर आप देख सकते हैं हब वगैरह बोल सकते हैं, राउटर वगैरह। तो इसके माध्यम से ये जो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं कंप्यूटर। रेसिडेंस एरिया, स्कूल है, लैब वगैरह है, यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, या फिर ऑफिस की बिल्डिंग है, इस एरिया में जो काम करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, लैन बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपने देखा होगा आप ईयरफोन वगैरह लगाते हो, नेक बैंड वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, तो ये जो ब्लूटूथ वाला जो नेटवर्क होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्टिकुलर व्यक्ति के वर्क स्पेस यानी कि एक ऑफिस है, ऑफिस के अंतर्गत 10 मीटर की रेंज के तक ये काम करता है, इसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें आप देखोगे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन, टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि स्मार्ट वॉच वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्ट होती है। ठीक, नेक्स्ट इससे थोड़ा बड़ा होता है जो कि एक सिटी या मेट्रो स्तर पर देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं मैन, MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, एक किसी कंपनी का कैंपस हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये जो है आपस में जुड़ते हैं तो एक मेट्रो लेवल का एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये कंप्लीट रूप से एक सिटी या टाउन के अंतर्गत ये काम करते हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं WAN। क्या बोलते हैं, WAN। और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि एक देश के नेटवर्क को दूसरे देश के नेटवर्क से हम कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए USA का नेटवर्क है और USA से जो है इंडिया में कम्युनिकेशन हो पा रहा, तो किसके माध्यम से होगा, WAN के माध्यम से होगा, वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से। एक बैंक के ATM भी एक प्रकार से इसी नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत, क्योंकि पूरे देश भर में ATM फैले हुए हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें SBI की, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके जो ATM है वो अन्य देशों में भी है, तो इसका मतलब वो कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है, वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है। अब फाइनली हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, हमने बात कर ली, तो उसी के अंतर्गत आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट है क्या, तो इंटरनेट एक प्रकार का ग्लोबल स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब पूरी दुनिया में जो फैला है उस कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट, जिसके अंतर्गत हम जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि किसी अन्य देश से हम जो है या किसी दूसरी जगह बैठे व्यक्ति से यहाँ से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को हम आपस में भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरकनेक्टेड यानी कि आपस में कनेक्टेड जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट, जो ग्लोबल स्तर पर है और पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से ये आपस में जुड़े होते हैं। अब प्रोटोकॉल को हम एक प्रकार अगर बोलें तो रूल्स मतलब नियम्स, ठीक है। तो नियम क्या होते हैं, नियम मतलब भाई सिंपल है, आप कुछ काम करने के लिए एक नियम होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट में भी बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियम को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यानी कि इंटरनेट जब चलता है तो उसके लिए निश्चित रूप से एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। कब, जब इंटरनेट कनेक्ट होता है, जैसे टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक और की ज़रूरत होती है आईपी। टीसीपी और आईपी जो प्रोटोकॉल है सबसे बेसिक यानी आधारभूत प्रोटोकॉल है, जब आप इंटरनेट की शुरुआत करते हो तो इन प्रोटोकॉल के बगैर हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो किसी अन्य देश का नेटवर्क, और देखो ये 3 कंट्री है, 3 कंट्री का नेटवर्क आपस में कनेक्ट है, ग्लोबल स्तर का नेटवर्क बन गया, मतलब क्या बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क। इस वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। देखिए इसके अंतर्गत जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट को हम नेटवर्क का नेटवर्क्स बोल सकते हैं, यानी कि नेटवर्क का ग्रुप बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको प्राइवेट नेटवर्क भी देखने को मिलता है, निजी नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क यानी सार्वजनिक नेटवर्क देखने को मिलता है, अकेडमिक कोई संस्था है, बिजनेस है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो नेटवर्क है, इन सब का जो कलेक्शन है, इन सब का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। समझ में आ गया आपको। लोकल टू ग्लोबल ऐसा हम बोल सकते हैं, स्कोप होता है इसका। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज यहाँ देखने को मिलती है, जिसे कैरी किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। इसमें लिंक्ड जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसे हम सिंपल बोलें तो HTML बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HTML। और HTML के बारे में हम इसके जस्ट बाद यानी कि इंट्रोडक्शन जो इंटरनेट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, फिर हम HTML यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड वाइड वेब इसका एप्लीकेशन है, जो कि बहुत सारे वेबसाइट या वेब पेजेस को स्टोर करता है वेब सर्वर के अंतर्गत, ठीक है, जैसे शॉर्ट में www बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल से रिलेटेड काम हम इसमें कर सकते हैं। टेलीफोनी हम इसमें कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे आप डेली वाइज पे बहुत सारी फाइल्स इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप देखें तो PDF डाउनलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो ट्रांसफ़र हुई है ना। आगे बात करेंगे रिक्वायरमेंट। जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो उसको आपको अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट या कुछ आवश्यकताओं की ज़रूरत है, मतलब कुछ आवश्यकताएं होती है। तो उन आवश्यकताओं के अंतर्गत सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है ISP को अगर बोलें तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर। इसके बारे में आगे पढ़ने वाले विस्तार से। तो एक प्रकार की एक कंपनी होती है, मतलब कंपनी या एक प्रकार की संस्था होती है जो हमको इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का काम करती है। जैसे अभी आप देखोगे तो आपके पास जियो होता है, ठीक है, वीआई होता है, वोडाफोन आइडिया, उसके बाद एयरटेल आप देख सकते हैं, बीएसएनएल देख सकते हैं। ये सभी कंपनियों के द्वारा कहीं ना कहीं इंटरनेट, देखो एक तो होता है सेलुलर सिस्टम, यानी कि मोबाइल जो फ़ोन होता है जिससे आप कॉल कर पाते हैं, वो सेवा प्रदान की जाती है मोबाइल कंपनी, और उसी के अंतर्गत ये अपने साथ में क्या प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की सेवा। तो ये क्या होगा, एक प्रकार की आईएसपी का भी काम कर रही है, ठीक है। तो आईएसपी आपको समझ में आ गया। आईएसपी से हम कनेक्शन लेना पड़ता है, कनेक्शन लाइन की हमको ज़रूरत पड़ती है। कनेक्शन लाइन किस प्रकार की लेना है आपको, फाइबर लेना है या फिर वायरलेस लेना है, राउटर वाली, जैसी भी लेना है ये आपको निर्धारित करना होता है। दूसरा आपको ध्यान देना होता है मॉडेम की। तो जब आपका पीसी में आप इंटरनेट चलाओगे तो ये देखिए पीसी समझता है 01 को, ठीक है। और यहाँ जो आईएसपी है, आईएसपी के माध्यम से जो लाइन आती है वो आती है टेलीफोन लाइन, और वो क्या समझती है, एनालॉग। आगे देखेंगे तो एनालॉग सिग्नल को 01 में करना और 01 को एनालॉग में करना, दोनों करने का काम होता है मॉडेम का, यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम जरूरी होता है पीसी के पहले, और पीसी होता है सर्चिंग करने के लिए। अब पीसी हो गया इसका मतलब ये नहीं काम हो गया, हमको जरूरत पड़ती है एक एप्लीकेशन की, यानी कि एक सॉफ्टवेयर की, उसका नाम होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र बस से काम नहीं होता, तो अंदर हमको एक वेबसाइट के फॉर्म में एक सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया हमारा ब्राउज़र, और उसके अंदर हम सर्च करते हैं तो क्या हो गया, गूगल, और गूगल क्या हो गया, हमारा सर्च इंजन। सर्च कर रहा है कुछ भी चीज़ें, मान लो कोई वेबसाइट है www.mcu.ac.in या www.mponline.gov.in, तो ये क्या हो गई, आपकी एक वेबसाइट या पोर्टल हो गया। उसके अंतर्गत छोटे छोटे जो पेजेस होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस बोलते हैं। नॉर्मली जो पेज होते हैं उसी को हम इंटरनेट में अगर डाल दें तो उसको वेब पेज बोला जाता है। चलिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर से समझिए। मान लीजिए आप ये कंप्यूटर में हो, ए नाम का पर्सन ए कंप्यूटर में है और यहाँ पे बी, ठीक है। तो ए और बी दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आपको पता होगा हमारा कंप्यूटर समझता है 01 यानी बाइनरी लैंग्वेज, और ये कंप्यूटर भी समझेगा 01। अब यहाँ इंटरनेट हमको यूज़ करना, तो किसकी ज़रूरत पड़ रही है हमको, आईएसपी की। आईएसपी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेलीफोन लाइन बिछाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इंटरनेट कैसे आता है, टेलीफोन लाइन, और टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल होता है वो कैसा होता है, एनालॉग। कैसा होता है, एनालॉग। और जब एनालॉग सिग्नल जाएगा तो 01 में कैसे कम्युनिकेट होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है मॉडेम की, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ देखिए आपको डीमॉड्यूलेशन काम करेगा। यहाँ पे देखिए मॉडेम जो है दो शब्दों से मिलकर बना, MOD और DEM, MOD और DEM, मॉड्यूलेशन होता है और डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल क्या करता है, डिजिटल। और ये जो मॉड्यूलेशन है वो डिजिटल टू एनालॉग, दोनों, और दोनों करने का काम किसका होता है, मॉडेम का। तो जब आपको टेलीफोन लाइन से इंटरनेट यहाँ लाना है या फिर सूचनाएं लाना है तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती 01 की, तो ये कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से भेजना है तो फिर डिजिटल से एनालॉग की, तो फिर से ज़रूरत पड़ी मॉडेम की। तो दोनों काम जो है कौन करता है, मॉडेम, इसलिए इसका नाम मॉडेम है, यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आप कुछ फ़ायदे देख लीजिए इंटरनेट के। तो इंटरनेट के बेसिक रूप से फ़ायदे आपको पता ही होगा। ऑनलाइन एजुकेशन, अभी जो आप पढ़ रहे हो, वीडियो पढ़ रहे हो, वो क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन। कोई एप्लीकेशन से आप पढ़ रहे हो वो भी ऑनलाइन, मतलब एक प्रकार से एजुकेशन हो गया। इन्फॉर्मेशन का बहुत सारा कलेक्शन हमको देखने को मिलता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है, आप बिल रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते, किसी को पेमेंट भेजना है। जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसिंग जॉब, घर बैठे कोई प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं आप एक जगह पे बैठकर, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट देखते होंगे उसकी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। मनी मेकिंग कर सकते हैं 24/7, यानी कि 7 दिन 24 घंटे आपको न्यूज़ अपडेट देखने को मिलते हैं। IoT के बारे में हम आगे देखेंगे, IT 10 में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आपने कुछ सोचे और आपकी डिवाइस ने वो काम कर दिया, ठीक है। जैसे आपने दिमाग में सोचे किसी को फ़ोन लगाना, तो आपकी जो फीलिंग है वो डिवाइस ने थिंग्स, देखिए थिंग्स मतलब सोचना, यानी कि आपने जो सोचे है कि आपको किसी को फ़ोन लगाना है, तो आपकी डिवाइस मोबाइल से कनेक्ट है और उसको फ़ोन लग गया। क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोरेज की फैसिलिटी देखने को मिलती है, गूगल ड्राइव जिसे हम देखते हैं। नेविगेटिंग, लोकेशन, GPS सिस्टम, यानी गूगल मैप का हम उपयोग कर सकते हैं। डोनेशन, फंडिंग दे सकते हैं, हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं। ग्लोबल रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कनेक्टिविटी यहाँ रख सकते हैं। शॉपिंग और जो बुकिंग है
टिकट वगैरह वो यहाँ से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का सहारा लेकर हम घर बैठे बैंकिंग जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। एंडलेस इंटरटेनमेंट, यानी इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा भंडार यहाँ देखने को मिलता है। तो फ़ायदे तो अनलिमिटेड है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा आप जो नुकसान है यानी कि जो उसके डिसएडवांटेजेस है वो भी जान लीजिए। तो हमारा ध्यान भटकाने में ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे, पहला तो आपको देखने को मिलता है इंटरनेट का एडिक्शन। अगर आप ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट का एडिक्शन आपको देखने को मिलता है, यानी कि लत लग जाएगी। तो बिना इंटरनेट के आपका काम नहीं होगा। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आपके दिमाग में इरिटेशन या टेंशन होने लगेगी। तो वो क्या है, एक प्रकार की इंटरनेट का एडिक्शन यानी कि लत है। और जब लत लग गई तो फोकस आपका नहीं रहेगा। आप पल भर में इधर सर्च करोगे, पल भर में कोई दूसरी जगह पहुंच जाओगे, या फिर रियल लाइफ में भी देखें तो फोकस आपका एंड हो जाएगा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो व्हाट्सएप पे या अन्य चीज़ों पे शेयर की जाती है जिससे आपको मिसलीड किया जा सकता है। स्पैम्स वगैरह देखने को मिलते हैं ईमेल में आपको देखने। साइबर क्राइम का खतरा यहाँ देखने को मिलते, किसी ने अनावश्यक OTP भेज दिया, आपने उसको शेयर कर दिए तो उससे आपके अकाउंट का सारा डाटा या सारा जो मनी है वो क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। ठीक है। अनयूजुअल एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे, टाइम वेस्ट होता है। सोशल एलिशन, अलगाववाद बोलते हैं जिसे, जैसे मान लो हम एक घर का ही उदाहरण लेते हैं। घर में सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, यानी कि एक साथ बातचीत करना जो भी। आज की डेट में मोबाइल आ गया तो क्या होता है, सब अपने अपने कमरे में अपने मोबाइल पर लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सामाजिक अलगावपन हो गया है। यानी कि हम मोहल्ले में निकल कर नहीं देखते, हम अपने रिश्तेदारों दोस्त भाई बंधुओं से मिलने नहीं जाते, क्योंकि फ़ोन आ गया ना, और फ़ोन में इंटरनेट है, क्योंकि हम उसमें चैटिंग कर पा रहे हैं। या आज की डेट में चैटिंग भी बहुत कम हो गई है। ठीक है। यहाँ देखिए आपको हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब आप कहीं जा नहीं रहे तो आपका बॉडी जो है एक्टिवेट नहीं रहेगी, और एक्टिवेट नहीं रहेगी तो दुनिया भर की प्रॉब्लम होने देखने मिलेगी, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम भी मिलेगी। हमेशा आप वर्क करते रहते हैं। जब वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो घर पे भी वर्क, ऑफिस में भी वर्क, तो हमेशा वर्क करते रहते हैं। मनी फ्रॉड देखने को मिलता है, ट्रोल बाइंग स्टॉकिंग देखने को मिलती है इसमें। इसके अलावा देखिए आपको वायरस थ्रेट देखने को मिलते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपका खतरे में रहती है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चोरी भी यहाँ देखने को मिलती है। तो जितने हमको फ़ायदे देखने को मिलते हैं, यानी कि हमको इसके प्रॉफिट हम एडवांटेजेस बोल सकते हैं, उसी प्रकार हमारे डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो फ़ायदा वाला और एक नुकसान वाला। तो फ़ायदा भी देखना है और नुकसान भी देखना है। अब बात करेंगे एवोल्यूशन की, यानी इंटरनेट का विकास या उसका जो उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जिस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई है, आप देखिए ये जो हम वर्तमान में जो मानव देख पा रहे हैं, क्या शुरुआत से ऐसा था? नहीं था। धीरे धीरे इस प्रकार से देखिए, जो मंकी था जो पेड़ पे रहता था वो धीरे धीरे ज़मीन पे आया, ज़मीन पे आकर वो धीरे धीरे अपने दो पैरों से चलना शुरू किया। फिर जब दो पैरों से चलना शुरू किया तो वो पैर मतलब नीचे आने से उसकी पूंछ गायब हो गई, और पूंछ गायब हो गई तो फिर सीधा चलने की कोशिश किया। सीधा चलने की कोशिश में जो है वो दूर तक देख पाने लगा, और धीरे धीरे जो है उसका देखिए जो बैक वाला एरिया वो सीधा होते गया। देखिए यहाँ से यहाँ जाकर फाइनली सीधा हो गया। तो जिस प्रकार इंसान की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार इंटरनेट की भी उत्पत्ति हुई होगी। तो अगर 1960 की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट का नाम यहाँ पे था ही नहीं, ऐसा मान लो। तो ये कंप्यूटर, दो कंप्यूटर मान लो, एक कंप्यूटर ये और एक कंप्यूटर ये दोनों ही आपस में क्या कर पाते थे, कम्युनिकेट, यानी कि कुछ डाटा या बातचीत कर पाते थे, कम्युनिकेशन। तो इसको हम इंटरनेट थोड़ी बोलेंगे। 1982 तक भी जो ARPANET बना था 1969 में, तो उसके बाद भी इंटरनेट उतना मतलब हम बोले कारगर नहीं था। फाइनली अगर बात करें तो इंटरनेट की जो उत्पत्ति होती है 1990 के आसपास होती है। ठीक है, 1990 क्यों? तो 1990 में जो टिम बर्नर ली के द्वारा www बना दिया गया था। साथ ही इसके द्वारा दो चीज़ और बनाई गई थी। एक तो बनाई गई थी जो ऑनलाइन वेब पेजेस होते हैं, HTML बोलते हैं जिन्हें, और एक होता है URL जिसके द्वारा इनको सर्च किया जाता है। तो टिम बर्नर ली के द्वारा URL तैयार किया गया, HTML ये पेज होता है, ये सर्च किए जाने योग्य, और ये एक प्रकार का ब्राउज़र था शुरुआत में, हालांकि पॉपुलर ब्राउज़र नहीं था। तो www आज की डेट में ये बड़े स्तर पर डाटा, वेबसाइट या वेब पेजेस को स्टोर करता है वेब सर्वर के अंतर्गत, और HTML और URL ये तीनों टेक्नोलॉजी बन गई। तब जाकर कहीं इंटरनेट की यहाँ पे शुरुआत होती फाइनली। 1958 की बात करें, देखिए ARPANET जो कंपनी थी जिसने ARPA कंपनी जिसने ARPANET बनाया था, इसकी शुरुआत हुई, और इसी ने 1967 के आसपास ARPANET नेटवर्क बनाया। 1980 में देखें तो देखिए HTML, HTTP, URL ये तीन चीज़ें यहाँ पे बनी, और ये किसने बनाया था? टिम बर्नर ली के द्वारा। पहला वायरस बन गया, कंप्यूटर आ गया, तो वायरस की भी शुरुआत हो गई यहाँ पे 1982 के अंतर्गत।
15 साल का जो स्टूडेंट था उसने बनाया था। अमेजन और ईबे जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है और फर्स्ट सर्च इंजन यहाँ पे बना 1994 में। 96 में बात करें गूगल जो सर्च इंजन है जो काफ़ी पॉपुलर है वो देखने को मिला। 2004 में ये सोशल मीडिया हमको देखने को मिली, फेसबुक है, वीमियो, फ्लिकर है, जीमेल वगैरह। 2005 में आपको यूट्यूब जिसके अंतर्गत आप वीडियो देख रहे हैं वो देखने को मिला। 2006 में आपको ट्विटर वगैरह। ठीक, इसके अलावा अच्छा, ट्विटर का जो लोगो है वो अभी चेंज हो गया, कैसा हुआ है बताइए मुझे, एक्स के आकार का हो गया। 2008 में आपको गूगल का ही गूगल क्रोम देखने को मिला जो कि वेब ब्राउज़र है। और 2010 में आपको इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो वर्तमान में हम गिन नहीं सकते इतनी चीज़ें हैं, वो भी हम आगे देखेंगे चैटिंग के अंतर्गत। तो ये कुछ ओवरव्यू था, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन था कंप्यूटर में, ARPANET था, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के द्वारा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और ये देखिए तीन चीज़ों के द्वारा मिलकर बना है, MIT के द्वारा, NPL और RC। ये तीन संस्थाओं के द्वारा ARPANET की शुरुआत की गई थी, जो हम देखें तो आपको जो USA है उसके अंतर्गत देखने को मिला था। फिर देखिए 1980 में HTML लैंग्वेज, मतलब जो वेब पेज है बनाने के लिए URL और HTTP, इन तीन जो चीज़ों की शुरुआत हुई। साथ ही हम देखें तो आपको यहाँ पे पहला वायरस देखने को मिला 1982 में। और पहला वायरस जो है देखिए यहाँ पे रिच स्कैंटा इनके द्वारा बनाया गया था, ये 15 साल का था। और अभी ये जो है सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर है। और इसके द्वारा देखिए एक जो सर्च इंजन है वो बनाया गया जिसका नाम है ब्लैको, यानी पहला वायरस भी इसके द्वारा बनाया गया और सर्च इंजन भी इसके द्वारा बना दिया गया। 1994 की अगर बात करें तो फर्स्ट सर्च इंजन यहाँ पे देखने को मिला और ऑनलाइन शॉप। पहला सर्च इंजन जो है देखिए वेब क्रॉलर था, पहला सर्च इंजन जो टेक्स्ट बेस्ड था, फुल टेक्स्ट बेस्ड वेब क्रॉलर। और यहाँ पे देखिए हमको देखने को मिला अमेजन और ईबे जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हम बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा देखिए गूगल की शुरुआत हुई, हम देखें गूगल, और गूगल को बनाने का काम लैरी पेज और सर्जी ब्रेन के द्वारा किया गया। इसके अलावा 2004 में हम देखें तो आपको बहुत सारी सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक है, वीमियो, फ्लिकर, जीमेल, और यहाँ 2005 में यूट्यूब है, 2006 में ट्विटर है, 8 में गूगल क्रोम, 10 में इंस्टाग्राम, 11 में स्नैपचैट। बहुत सारी चीज़ें अभी तो हम गिन नहीं सकते। टिकटॉक हालांकि बंद हो चुका है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली और वर्तमान में हमको बहुत अधिक इनका जो है विस्तार देखने को मिल सकता है। चलिए हम दो चीज़ और जान लेते हैं, इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। दोनों में सिर्फ अंतर है क्या, इंटरनेट ग्लोबल स्तर का होता है और इंट्रानेट जो है लोकल स्तर का। लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो अपना खुद का नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रानेट। और जो ग्लोबल स्तर पर नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं इंटरनेट। अब मुझे बताइए यूज़ करने में खर्चा किसका आएगा। तो इंटरनेट को हम कम समय में मतलब आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है और इसमें अधिक खर्चा नहीं आता। यानी कि हमारे मोबाइल में रिचार्ज है तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, पर इसको इंटरनेट को लेने के लिए हमको जो है ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। यानी कंपनी बेस्ड अगर है तो उसको हम ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसको कंपनी के एम्प्लॉय ही, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ये ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए जो है आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए इंटरनेट तो मैंने बताया इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर जो वर्ल्ड वाइड लेवल यानी ग्लोबल लेवल पर जो फैले हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूनिक IP एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर का, जिसके द्वारा उनको सेपरेटली कनेक्शन के लिए यहाँ सहायता मिलती है। और जब इंटरनेट में सूचनाएँ भेजना और लाना है तो TCP की ज़रूरत पड़ती है। देखिए हर एक कंप्यूटर का एक इस प्रकार से IP एड्रेस होता है। आज जब नेटवर्क पढ़ेंगे हम तो IP एड्रेस भी मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कंप्यूटर की लोकेशन के बारे में पता चलता है। जब वो सर्च करता है तो पर्टिकुलर उसका जो होता है डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम मान लीजिए https www.sarkarstudybase.com, ये डोमेन नेम हो गया। ये डोमेन नेम के बैकग्राउंड में भी एक IP एड्रेस होता है। मतलब हम जिस प्रकार कॉन्टैक्ट सेव करते हैं नाम से काम करता है मोबाइल नंबर, उसी प्रकार ये डोमेन नेम जो है इस नाम से रजिस्टर्ड होता है, पर काम क्या करेगा, IP एड्रेस। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे मतलब जो ग्लोबल स्तर पर इसको हम सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो मल्टीपल PC कनेक्टेड होते हैं इसमें भी इंटरनेट में, मतलब इंटरनेट में आपस में एक दूसरे से। और PC देखिए यहाँ पे इंटरनेट नॉट अवेलेबल आउटसाइड, ठीक है, मतलब
रहता तो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस होता है, परंतु एक्सेस कौन करता है? जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो उस कंपनी के द्वारा रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आउटसाइड के लोगों के द्वारा इंटरनेट एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इसको एक्सेस किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के द्वारा ही। यहाँ पे हर एक जो सीपीयू है, यानी कि हर एक कंप्यूटर, उसका भी एक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी बोलते हैं। चलिए, दोनों में यहाँ थोड़ा सा अंतर है, इनको आप पढ़ लेना। पब्लिक होता है, ये प्राइवेट होता है। ये लार्जेस्ट नेटवर्क, ये स्मॉल नेटवर्क होता है। ये दुनिया भर में जानकारी शेयर कर सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर करता है। ये अनसेफ होता है क्योंकि इसमें पासवर्ड नहीं होता है, इसमें सेफ होता है। और दूसरी चीज़ देखें तो इसका कोई मालिक नहीं होता इंटरनेट का, इसका मालिक होता है। इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसमें उसके मेंबर ही एक्सेस करते हैं। इंडिपेंडेंट नेटवर्क होता है, स्वतंत्र। ये जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिटेड होती है क्योंकि छोटा नेटवर्क है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, यानी विभिन्न प्रकार की लैन मैन बैन होती है, और इसमें सिर्फ लैन होती है, किसमें? इंट्रानेट में। तो यहाँ आप दोनों के बारे में देख सकते हैं। अच्छा, इनकी दोनों की जो नोट्स है, जैसे इंग्लिश वाली दिख रही है और हिंदी वाली, दोनों ही आपको मिल सकती हैं टेलीग्राम पर। ठीक, अब बात करेंगे ग्रोथ की, वृद्धि कैसे हुई। तो इंटरनेट की वृद्धि के लिए हम बात करें तो वर्तमान में जो ग्रोथ है काफ़ी फास्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों का संयोग हो चुका है, और साथ ही जो मोबाइल है, मोबाइल ने इंटरनेट की ग्रोथ करने में काफ़ी अधिक सहायता की है। क्यों? क्योंकि जब मोबाइल आ गया तो इंटरनेट इसमें चलेगा ही चलेगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति के मोबाइल में इंटरनेट चलेगा, और इंटरनेट को अब मतलब एक प्रकार से फैलाने का मुख्य रूप से जो काम है वो सोशल नेटवर्किंग साइट ने ज़्यादा करा है। ठीक है, जैसे आप फेसबुक और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह। तो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं आती तो मोबाइल नहीं आते। ठीक है, मतलब मोबाइल क्यों बढ़े ज़्यादा? सोशल नेटवर्किंग साइट के कारण, और मोबाइल बढ़ने के कारण इंटरनेट की ग्रोथ जो है काफ़ी अधिक हो चुकी है। www का यूज़ हो रहा है इसी में। ठीक है, आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है, इसीलिए जो है इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। कम्युनिकेशन सर्विस जैसे सोशल नेटवर्किंग जो साइट है, उसके कारण यहाँ पे ये अधिक फैल रहा है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट और मोबाइल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिलती है। सोशल नेटवर्किंग साइट में हमने देखे लिए हैं फेसबुक वगैरह। ठीक है, इसके बहुत अधिक वर्तमान में आपको गूगल में सर्च करना है फेसबुक यूज़र्स कंप्लीट रूप से, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो फेसबुक यूज़र है उनकी संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप एक गूगल सर्च करिए फेसबुक यूज़र ओवर वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको इतना सर्च करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो बता देंगे समझ लो वो पढ़ रहा है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ 1995 से 90 के आसपास शुरुआत हुई है। 1995 में जो 16 मिलियन यूज़र थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन का इतना हिसाब सकते हैं 0.4%, और ये धीरे धीरे अपग्रेड होते गया। तो आप इसको एक बार देख लीजिए टेबल को, और टेबल को जब आगे देखेंगे हम तो 2022 के आसपास, यानी लगभग 2023 हम बोल सकते हैं, तो 70% के ऊपर पहुंच गई ये कंडीशन। मतलब जो 0.4% था टोटल 100% पॉपुलेशन में, तो 100% पॉपुलेशन में अभी 70% से ऊपर जनसंख्या यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करने लगी है। साथ ही हम यहाँ पे देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है, देखिए 2019 ये 22 तक भी डाटा हो सकता है। ठीक है, अभी 19 तक यहाँ दिख रहा है, 7.75 बिलियन है। ठीक है, यहाँ पे देखें, और वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर देखें इंटरनेट तो आपको 53% देखने को मिलता है, परंतु अभी वर्तमान में देखें 70% हो गया है। डेवलपिंग कंट्री होती है और एक डेवलप्ड होती है। डेवलपिंग कंट्री में 50 के आसपास और डेवलप कंट्री में 90 के आसपास यहाँ पे ये परसेंटेज देखने को मिलता है। क्योंकि विकसित देशों में जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, रूस हो गया, यहाँ पे इंटरनेट का उपयोग ज़्यादातर लोग करेंगे यानी ज़्यादातर शिक्षित होंगे तभी तो करेंगे। तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ा, इंटरनेट भी ज़्यादा। अब डेवलप की बात करें, यानी कि जब विकसित की हो गई, तो विकासशील देशों में क्या होता है, शिक्षा की कमी होती है। शिक्षक कमी होती है तो मोबाइल कम लोग यूज़ करेंगे, यानी मोबाइल कम लोग यूज़ करेंगे तो इंटरनेट का यूज़ कम होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं आईएसपी की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट के अंतर्गत आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी संस्था जो इंटरनेट की सेवा हमारे तक पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि हम सीधे इंटरनेट से जुड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक मीडिएटर का यूज़ करते हैं। तो उस मीडिएटर को ही हम क्या बोलेंगे, आईएसपी कंपनी, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को ही हम क्या बोलेंगे, आईएसपी बोलेंगे। जैसे कि अभी बात करें तो जियो, ठीक है, सबसे नंबर 1 पर देखने को मिलता है इंडिया के अंतर्गत। और आगे भी हम बहुत सारी आईएसपी देखेंगे। आईएसपी की कैटेगरी भी होती है,
क्या होती है, आईएसपी की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि टायर 1, टायर 2, यानी कि बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक आईएसपी यहाँ देखने को मिलता है। देखिए आईएसपी मैंने पहले बता चुका हूँ, इंटरनेट और हमारे बीच में कम्युनिकेशन कौन कराएगा, यानी कि इंटरनेट लाने का काम कौन करता है हमारे तक, आईएसपी करता है। ठीक, आईएसपी जैसे कि हम बात करें, इसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं कि ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का काम करती है उसे हम आईएसपी बोलते हैं। और यहाँ आप देख भी सकते हैं इंटरनेट को हमारे तक लाने का काम बीएसएनएल कर रही है। बीएसएनएल के बदले में जियो भी हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वीआई हो सकता है। जब ये आईएसपी के माध्यम से टेलीफोन लाइन आती है तो हमारे मॉडेम में कनेक्ट होती है। और एक टेलीफोन होता नहीं होता बात का मैटर, पर अभी मॉडेम कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब मॉडेम से कनेक्ट होती है तो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में लाने का काम कौन करेगा, मॉडेम करेगा। और फिर उसके बाद ये मॉडेम से राउटर आता है, राउटर या डायरेक्ट मॉडेम में भी राउटर होता है, तो उसमें हमको जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी लैन के माध्यम से या फिर वायरलेस के माध्यम से मिल पाती है। वायरलेस के माध्यम से वायरलेस इनेबल डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि लैपटॉप, ठीक है, वायरलेस अडाप्टर होता है, उसमें नहीं होता है तो एक डोंगल आती है छोटा सा, उसको आप लगा सकते हो। उसको लगाओगे तो आपको जो है इंटरनेट एक्सेस वहाँ पे मिल जाएगा। मोबाइल में ऑलरेडी अडाप्टर होता है तो उसमें आप वाईफाई का पासवर्ड डालकर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आईएसपी क्या होता है वो समझ में आ गया आपको। आईएसपी की बहुत सारी सर्विसेज होती है। इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी इसको बोला जाता है, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर बोला जा सकता है। ये टेलीफोन कंपनी से सेपरेट होती है। आज की बात करें तो जियो जो है टेलीफोन सेवा भी प्रदान कर रही है और दूसरी आईएसपी की सेवा भी प्रदान कर रही है, मतलब इंटरनेट की। तो हम उसमें आईएसपी और टेलीफोन दोनों का मिश्रण देख सकते हैं, पर हम टेलीफोन कंपनी को आईएसपी नहीं बोल सकते हैं, ये अलग होती है। अब वो साथ में जुड़ गई वो बात अलग है। अब कैसे वर्क करता है तो देखिए हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ देखने को मिलता है। बहुत सारी जो कम्युनिकेशन यहाँ देखें तो आगे हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए डायग्राम, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये हमारा लोकल नेटवर्क हो गया, लैन हमने पढ़े थे, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद यहाँ देखिए आपको कुछ क्लाउड सर्विसेज हो गई, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह यहाँ पे है मान लो। ये किसी का प्राइवेट नेटवर्क हो गया जिसे हम इंट्रानेट बोलते हैं, अभी बात करे थे। उसके बाद जब आप वेबसाइट वगैरह डोमेन नेम लेते हो तो आपको डीएनएस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डीएनएस सिस्टम भी है। और यहाँ पे ये जो है कंप्लीट रूप से इंटरनेट है। आप देखिए ये इंटरनेट हो गया। इंटरनेट को हमारे तक लाना किसकी ज़रूरत पड़ती है, आईएसपी की, तो बीच में हो गया आईएसपी। आईएसपी के द्वारा हमको क्या क्या चीज़, देखिए डीएनएस सर्वर है, होस्टिंग सर्विस है, राउटर है, ये देखिए राउटर से कनेक्ट है, ईमेल सर्विस है, स्विच वगैरह ये कनेक्ट है आपस में। तो यहाँ से हमको ये 3 सर्विसेज मिलती है। और आईएसपी से हम कैसे कनेक्ट होते हैं, राउटर के माध्यम से और मॉडेम के माध्यम से। और मॉडेम से जैसे कनेक्ट हुए, स्विच से हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और यूज़ करें। तो यहाँ से हमने कोई रिक्वेस्ट करे तो आईएसपी के माध्यम से पूरी होगी, और आईएसपी में नहीं है तो इंटरनेट में वो जाएगा और यहाँ क्लाउड सर्विसेज से एक्सेस होगा, या डीएनएस से ये सर्विसेज यहाँ से ले ली जाती है। ठीक है, होस्टिंग सर्विस या फिर हम बोल सकते हैं ईमेल सर्विस या डीएनएस सर्विस। इसके अलावा कुछ पर्सनल नेटवर्क होते हैं, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है। तो इंटरनेट से कनेक्ट है तो यहाँ बीच में उनके एक दीवार देखने को मिलती है, फायरवॉल बोलते हैं। तो फायरवॉल का काम क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना होता है ये फायरवॉल, ताकि इस पर्टिकुलर नेटवर्क जो कि प्राइवेट नेटवर्क है उसे कोई आउटसाइड से एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, गलत उपयोग के लिए भी एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे हैकर आपने सुना होगा, हैकर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हैकर होते हैं। एक तो होता है ब्लैक हैट होता है जो कि गलत काम करता है, यानी कि जो चोरी वगैरह करने का काम करते हैं या एक प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए। एक वाइट हैट होता है जो कि एथिकल हैकर होता है, और ग्रे हैट समय समय पर ब्लैक और वाइट दोनों की उसमें क्वालिटी होती है। चलिए इसकी कैटेगरी देखते हैं आईएसपी की। एक तो टायर 1 होता है, एक टायर 2 होता है और एक टायर 3 होता है। तो चलिए यहाँ डायग्राम से देखते हैं। इसमें ये पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला है। तो महासागर आपको पता है 7, यहाँ देखिए इस प्रकार से देखेंगे तो 7 महासागर है। 7 महासागर मतलब बड़ी जल राशि। उस जल राशि में जो नेटवर्क फैला है फाइबर के माध्यम से, तो वो भी कहीं ना कहीं आईएसपी के माध्यम से फैला होगा। तो बड़े स्तर पर जो आईएसपी फैली हुई है वो कौन हो गई, हमारी टायर 1। कौन हो गई, टायर 1। टायर 1 जो है बड़े स्तर पर नेटवर्क को फैला रही। अब यहाँ से अगर आप महाद्वीप वगैरह में क्या ले जाना चाहते हैं, इंटरनेट ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरी आईएसपी की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं टायर 2। और महाद्वीप में ले जाने के बाद आपको पर्टिकुलर लोकेशन पर भी क्या ले जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए महाद्वीप में आपने ले जा लिए, महाद्वीप में ले जाने के बाद पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको इंटरनेट ले जाना, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, टायर 3 की।
तो देखिए यहाँ पे टायर 1 बड़े स्तर पर काम करती है, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन काम करती है, टायर 2, फिर उसके बाद लास्ट में हमारे तक जो इंटरनेट आया वो कौन काम करी है, टायर 3। तो इस प्रकार से ये काम डिवाइड है, तो ऐसे कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। और टायर 1 में भी अलग अलग कंपनी यहाँ काम करती है, टायर 2 में भी और टायर 3 में भी, उनके नाम भी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, पूरी दुनिया में क्या टायर 1 एक ही कंपनी होगी? नहीं, बहुत सारी कंपनी हो सकती है। जैसे इतने एरिया को कवर करने का काम एक टायर 1 ने कर लिया, यहाँ पे दूसरी टायर 1, यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे चौथी, तो ये टायर 1 और टायर 1 आपस में कनेक्ट हो सकती है, और टायर 1 टायर 2 से भी कनेक्ट हो सकती है। उसके अलावा एक महाद्वीप में टायर 2 एक काम कर रही है, दूसरे महाद्वीप में दूसरी, तो एक टायर 2 दूसरे टायर 2 से कनेक्ट हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा टायर 2 टायर 3 से भी कनेक्ट हो सकती है। साथ ही टायर 3 जो है अलग अलग जगह पर बहुत सारी टायर 3 हो सकती है, तो उसी प्रकार टायर 3 जो है टायर 2 से भी कनेक्ट हो सकती है और टायर 3 से भी कनेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए टायर 1 बहुत सारी हो सकती है, ये टायर 2 से भी कनेक्ट हो सकती है, यहाँ देखिए, ये देखिए, और टायर 1 आपस में भी कनेक्ट हो सकती है। फिर टायर 2 आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है और टायर 3 से हो सकती है। उसी प्रकार टायर 3 जो है टायर 2 से तो कनेक्ट है ही वो, परंतु आपस में टायर 3 से भी कनेक्ट हो सकती है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इनकी कुछ कंपनी है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, टायर 1 नेटवर्क, फिर टायर 2 से कनेक्ट हुआ, टायर 2 के बाद जो है लास्ट में आकर टायर 3 से वो कनेक्ट होगा। फर्स्ट आईएसपी अगर देखें तो देखिए टायर 1 में टाटा, रिलायंस, भारती, बीएसएनएल, कुछ कंपनी जो है कम ज़्यादा होने के कारण कुछ क्लोज हो जाती है, जो भी है, तो वो एक निश्चित डाटा यहाँ पे देखने को मिलता है। AT&T देख सकते हैं, वेरिजोन देख सकते हैं, स्प्रिंट है, सेंचुरी लिंक है, लेवल 3 है, ये सब जो है आपकी अलग अलग, जैसे इंडियन की बात करें, यूएस की बात करें, उसके अलावा देखिए सिंगापुर की, जापान की, अलग अलग कंपनी जो टायर 1 के हिसाब से यहाँ पे काम करती है। टायर 2 में देखें तो टायर 2 में देखिए इस प्रकार से आप बहुत सारी कंपनी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आईएसपी के वर्क, यानी कि क्या क्या वो काम करता है। तो आईएसपी जो है हमको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात, इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है, यानी कि हम इंटरनेट सर्चिंग कर सकते हैं, सूचनाओं को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, ईमेल हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल सर्विस हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा वेब होस्टिंग की बात करें, यानी कि हम अगर वेबसाइट बनाते हैं, डोमेन नेम लेते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, तो रखने के लिए होस्टिंग सर्विस कौन देता है? आईएसपी देता, अभी हमने देखे थे। उसके अलावा डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन, यानी कि डोमेन नेम लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो डीएनएस की सर्विस भी कौन देता है? आईएसपी देता है। डायलअप नेटवर्क हम पढ़ेंगे आगे, तो डायलअप की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? ये आईएसपी करता है। लीज लाइन की सर्विस भी कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी। आगे और बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत देखेंगे। तो देखिए आईएसपीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस, उसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो केबल सर्विस होती है। केबल सर्विस मतलब कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा टीवी में जो कनेक्ट होती है, डिश टीवी या केबल टीवी आप देखे होंगे, तो उसमें इस प्रकार की केबल होती है। जैसे आप देखोगे कॉपर का वायर होता है, ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, ये देखिए एक प्रकार से एल्यूमिनियम की परत होती है बहुत पतली। उसके अलावा यहाँ कॉपर के पतले पतले वायरों का एक श्रृंखला होती है, या फिर एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। फिर ऊपर से आपको प्लास्टिक का कवर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के वायर को बोलता है कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल केवल टीवी के लिए यहाँ काम आता है। उसी के द्वारा हम इंटरनेट की सेवा भी दे सकते हैं, पर काफ़ी लो लेटेंसी होती है, यानी सर्विस काफ़ी स्लो होती है। कैसे? ये इसकी स्पीड 10 से लेकर 500 डाउनलोड स्पीड हो सकती है MBPS, और अपलोड स्पीड 5 से लेकर 50 MBPS हो सकती है। ठीक है। जिस प्रकार हम केबल टीवी कनेक्ट करते हैं, उसी प्रकार केबल के द्वारा ही इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। फाइबर होता है, जियो फाइबर आप वर्तमान में देखिए यहाँ पे कांच के जो रेसे होते हैं उसके माध्यम से डेटा को बहुत उच्च गति, यानी कि बहुत ही फास्ट स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। तो ये आप देखोगे फाइबर ऑप्टिक केबल जो है काफ़ी तेज़ है DSL के मुकाबले। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसकी स्पीड 250 से लेकर 1000 MBPS होती है, अपलोड और डाउनलोड दोनों। ठीक है। ऑनलाइन गेमर, हैवी इंटरनेट, लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा स्पीड में है, तो मतलब हाई क्वालिटी में, तो उसके लिए होती है ज़रूरत फाइबर ऑप्टिक केबल की या फाइबर सर्विस की। ये भी आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर DSL के लिए ज़रूरी है मॉडेम।
ठीक है। और मॉडेम से ही हम देखिए टेलीफोन लाइन भी चला सकते हो, उसी से मॉडेम कनेक्ट करके यहाँ देखिए हम जो है ईथरनेट के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड होती है डाउनलोड 5 से लेकर 35 MB काफ़ी स्लो होता है, और 1 से लेकर 10 MB पर सेकंड की स्पीड में ये अपलोड स्पीड देता है। यानी कि रूरल एरियाज़ में, यानी गाँव वाले जो एरियाज़ है, पिछड़े जो इलाके हैं जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे आपको इस प्रकार के इंटरनेट देखने को मिलता है। इसमें वेब और स्ट्रीम कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, देखिए डिवाइस में मुख्य रूप से इसका काम होता है। फिर जिस एरिया में आपको एक प्रकार से फिजिकल लाइन बिछाने की सुविधाएं नहीं होती है, तो उस एरिया में आपको सैटेलाइट का उपयोग करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ एक देखिए छतरी नुमा, आपने जो डिजिट एक प्रकार से DTH सर्विस देखे होंगे, डिश टीवी, जिसमें छतरी लगी होती है, ठीक है, इस प्रकार से एंटीना। तो इसके माध्यम से इंटरनेट जो है किसको ट्रांसमिट किया जाता है, 45,000 मील्स ऊपर जो सैटेलाइट होता है, जिसको हम उपग्रह बोलते हैं, कम्युनिकेशन उपग्रह, तो इसको प्रदान किया जाता है। फिर उससे सिग्नल जो है रिसीवर को, रिसीवर मतलब जो आपके घर में एक एंटीना लगा होता है, डिश टीवी डिश एंटीना, उसके द्वारा एक्सेस करके यहाँ टीवी चलाई जाती है। तो टीवी ना चला के यहाँ पे इंटरनेट चलाया जाएगा, उसी को बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है। इसकी स्पीड की बात करें तो यहाँ देखिए 12 से लेकर 100 MB पर सेकंड की डाउनलोड स्पीड होती है, और अपलोड जो है 3 MB पर सेकंड, यानी कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। रिमोट एरिया के यूज़र के लिए होता है जहाँ पे लाइन बिछाना पॉसिबल नहीं होता, जैसे उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के इंटरनेट की सर्विस देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ होती क्या है, बैंडविड्थ का मतलब कितनी, देखिए स्पीड तो मिल रही है पर कितनी तेज मिल रही है, उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ एक लो बैंडविड्थ होती है और एक हाई बैंडविड्थ। तो जिस प्रकार देखिए यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर जा रहा है स्पीड से, तो ये हाई बैंडविड्थ हो गई। यहाँ कम मात्रा में प्रेशर जा रहा है लो, तो ये लो बैंडविड्थ हो गई। यानी कि ये स्पीड जो है इंटरनेट की स्पीड कम होगी यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अब लो बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ में क्या अंतर है, मान लो अगर 25 MB पर सेकंड स्पीड मिल रही है, तो 4K अल्ट्रा HD वीडियो स्ट्रीमिंग विद नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इस प्रकार की सर्विसेज मिल सकती है। 5 MB पर सेकंड की बैंडविड्थ मिल रही है, तो 1080 वीडियो, 1080 में जो वीडियो है स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आप देख सकते हैं। 3 MB पर सेकंड में 720 में वीडियो कॉलिंग वगैरह, जूम मीटिंग, इस प्रकार की सर्विस है। ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए 1.5 MB, 0 पॉइंट यानी कि आधा MB जो है लाइव स्ट्रीमिंग वेबिनार के लिए, 150 KB स्क्रीन शेयरिंग के लिए काम होता है, और 80 KB में वॉइस ओवर टेलीफोनी होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट, जो आप देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा वॉइस कॉल किया जाता है, तो इस प्रकार की सर्विस आपको देखने को मिलती है। तो बैंडविड्थ का मतलब आप जिस प्रकार एक्सीलेटर देते कि नहीं, हाई स्पीड से दौड़ाते हो गाड़ी को, दौड़ाते कि नहीं दौड़ाते, देखिए हाई स्पीड से दौड़ा रहे हैं मतलब हाई बैंडविड्थ, और कम दौड़ा रहे हैं मतलब लो बैंडविड्थ। अब बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तो इसके लगभग हमने सारी चीज़ देख ली है। तो हमने ISP के बारे में जाने, यहाँ पे ISP क्या काम करता है। ISP जो है इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, तो किस किस प्रकार से करेगा, वही होती है इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के अंतर्गत डायल अप कनेक्शन होता है, एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, जो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है और आपस में इंटरनेट को जोड़ने का काम करता है। ISDN होता है, यहाँ भी मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, पर टेक्स्ट और वीडियो दोनों ही डाटा को यहाँ पे ये भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। DSL होता है, अभी पढ़ ली हमने। केबल TV भी हमने देख ली यहाँ पे, कोएक्सियल केबल के माध्यम से, फाइबर के माध्यम से। सैटेलाइट भी हमने यहाँ पे देख लिए। चलिए हम यहाँ पे वायरलेस की बात करेंगे। तो ये डायल अप कनेक्शन है, जिसमें आपको एक टेलीफोन लाइन और एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ISDN होता है, यहाँ पे भी ISDN एक प्रकार से, देखिए ये जो आपका मॉडेम है वो ज़रूरत पड़ती है ISDN मॉडेम, और इसमें देखिए डेटा और वॉइस दोनों ही चीज़ें यहाँ पे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा DSL होता है, DSL भी हमने पढ़ ली मॉडेम के द्वारा। केबल TV, जिस प्रकार हम TV चलाते हैं उसी प्रकार ये इंटरनेट चला सकते हैं। स्प्लिटर होता है उसी केबल में, जो कि मॉडेम के द्वारा कंप्यूटर में पहुंच जाता है, और एक जो होता है केबल कन्वर्टर के द्वारा TV में पहुंच जाता है। साथ ही सैटेलाइट भी हमने पढ़ ली, रिमोट एरियाज़ में काम करता है। उसके अलावा वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की अगर बात करें, तो बिना केबल के माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं वायरलेस। पर इसके लिए आपके कंप्यूटर में एडाप्टर होना चाहिए। एडाप्टर का मतलब क्या होता है, एक तो ब्लूटूथ एडाप्टर हो सकता है, और एक होता है आपका
वायरलेस अडाप्टर, दोनों के माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। राउटर होना चाहिए जहाँ से वायरलेस जो है आपका ट्रांसमिट हो रहा है और आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार की डोंगल यूएसबी हब होती है, यूएसबी हब नहीं बोल सकती, यूएसबी डोंगल होती है। उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे अडाप्टर नहीं है। चलिए वी सेट जो होता है, वी सेट एक प्रकार का वही हमने देखे छतरी वाला सिस्टम, मतलब यहाँ से इंटरनेट ट्रांसमिट किया जा रहा है, एक प्रकार से हमने देखे थे सैटेलाइट वाला। तो ये इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रिसीवर के द्वारा वी सेट डिश एंटीना जो है रिसीव कर लिया, मॉडेम है सैटेलाइट मॉडेम, राउटर के माध्यम से अन्य डिवाइसेस में ये कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से वी सेट ये काम करता है। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यूआरएल की। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब होता है जो हम लिखते हैं ना www, ये लिखे हमने www.google.com, ये जो है आपका यूआरएल है। इसके सामने एक और चीज़ लगी होती है HTTPS, और इस प्रकार से 2 स्लैश लगे होते हैं। ये कंप्लीट रूप से क्या हो गया आपका यूआरएल, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको यूआरएल देखने को मिलता है कंप्लीट रूप से ये, जैसे HTTPS भी लगा हो सकता है, जिसे सिक्योर बोलते हैं। सर्टिफिकेट होता है एक प्रकार का, लेना पड़ता है, उसे परचेज करना पड़ता है, SSL, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये नहीं लगा है तो सिक्योर नहीं कहलाता। तो आप वैसे भी अगर एस नहीं लगा तो इस साइट को आपको खोलना नहीं है, क्योंकि वो खतरा वाली साइट होती है। फिर www बड़े स्तर के डाटाबेस, यानी कि पूरे वेब पेजेस, पूरे वेबसाइट वगैरह यहाँ स्टोर है वेब सर्वर के रूप में। फिर इंटरनेट डोमेन नेम होता है, और डोमेन नेम का टाइप .com होता है। तो ये सब डोमेन नेम होस्टिंग वाले चैप्टर में हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको। यूआरएल जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यहाँ देखिए रिसोर्स को लोकेट करने के लिए वेब पर, और मल्टीपल पार्ट्स होते हैं इसमें। मल्टीपल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम देखें यहाँ पे, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये है आपका प्रोटोकॉल। क्या है ये, प्रोटोकॉल, जिसे हम बोलते हैं HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S मतलब सिक्योर, ठीक है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये डाटाबेस हो गया, ये प्रोटोकॉल हो गया जो रूल्स चलाएगा। यहाँ डाटाबेस हो गया जिससे इन्फॉर्मेशन आएगी, और ये नाम हो गया जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन हमको सर्च करना इसमें रखी होती है, डोमेन नेम। और डोमेन नेम किस प्रकार का है, .com हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, किसको किस प्रकार सेपरेट किया जाना ये देखने को मिलता है। तो हम सीधे यहाँ पे मैं आपको इंटरनेट में चल के दिखाऊँ तो आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको गूगल में जाना है, और देखिए यहाँ एक सर्च बार मिल रहा है, और ऊपर आप देखोगे एक आपको बॉक्स मिल रहा है, इसे यूआरएल बॉक्स बोलते हैं। इस यूआरएल बॉक्स में ही आपको पूरा गूगल का एड्रेस टाइप मिल रहा है, मतलब जो भी चीज़ आपको ढूंढना है वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अगर आपको एड्रेस पता है, नहीं पता तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं ले जाता हूँ नोटपैड में। ये मैंने नोटपैड में ले गया, और नोटपैड में ले जाकर मैंने क्या करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको HTTPS यानी कि प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको कॉलन लगाना है, डबल स्लैश लगाना है, और उसके बाद www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें आपको वेबसाइट या वेब पेजेस स्टोर देखने को मिलते हैं वेब सर्वर के फॉर्म में। फिर डॉट लगा के गूगल, ये कंपनी का नाम है जो उस कंपनी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसे बोलते हैं डोमेन नेम। ये डॉट को जो है उसका प्रकार है, ठीक है, और इन जो है इसका मतलब इंडिया, कंट्री डोमेन बोलते हैं इसे। कंट्री जैसे यूएस है तो यूएसए हो जाएगा, और इन मतलब इंडिया हो जाएगा। तो ये कंप्लीट रूप से हमको ये यूआरएल देखने को मिलता है, और यूआरएल के माध्यम से ही, जैसे मान लो हम किसी पर्टिकुलर दूसरी वेबसाइट को ढूंढना चाहते हैं, mcu.ac.in इस प्रकार से एंटर करें, तो हमारे सामने उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो मेन पेज है, होम पेज जिसे बोलते हैं, वो डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमने सही यूआरएल अगर टाइप करे हैं तो ही वो डिस्प्ले होगा, और अगर गलत यूआरएल टाइप करें तो यहाँ पे नॉट फाउंड या कुछ दूसरी चीज़ आ सकती है। जैसे हमने माखन लाल की साइट को यहाँ पे खोला था, तो देखिए होम पेज आ गया, मतलब सबसे पहले जो पेज दिखता किसी भी साइट का वो होम पेज कहलाता। क्या कहलाता है, होम पेज। और अंदर जो ढेर सारे पेजेस होते हैं ये वेब पेजेस होते हैं। होम पेज भी एक प्रकार का वेब पेज है, और अन्य जो पेज है वो भी एक प्रकार के वेब पेज है। वेब पेजेस के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। जैसे कि हमारी एक वेबसाइट हो गई, और वेबसाइट को ढूंढने के लिए हम यूज़ करते हैं यूआरएल का। यूआरएल मतलब एक प्रकार का एड्रेस होता है उस वेबसाइट का, जिसके थ्रू हम उसे ढूंढ पाते हैं। अब वो एड्रेस किससे कनेक्ट होता है, होस्टिंग से। होस्टिंग वह जगह होती है जहाँ पर ये साइट का डाटा रखा हुआ है। सर्वर हम जिसे बोलते हैं, सर्वर पर रखा होता है। लाने का काम कौन करता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वही लाएगा जो HTML के फॉर्म में रखा होगा, यानी कि वेब पेज के फॉर्म में, तो वो लेकर आ जाएगा।
अब HTML मुख्य चीज़ होती है, उसके अंदर हमको PHP, पाइथन बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि जैसे जावा भी एक प्रकार की इंटरनेट वाली लैंग्वेज है, तो उसके फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं, पर मुख्य लैंग्वेज आपकी HTML होती है। चलिए वापस चलते हैं हमारी लोकेशन पर। पार्ट्स ऑफ URL हमने देख लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है। पोर्ट यूज़ होता है यहाँ पे 80, बाय डिफ़ॉल्ट 80 यूज़ होता है। अगर मान लो आपकी SSL लेयर है तो SSL लेयर में आपको देखने को मिलता है, यहाँ देखिए जो आपका 443 यानी कि 443 यहाँ देखने को मिलता है, जो HTTPS है उसका, और HTTP का डिफ़ॉल्ट होता है 80, ये आपको देखने को मिलता है। अब HTTPS कैसे मिलता है? ये SSL से मिलता है। एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। इससे वेबसाइट हमारी सुरक्षित होती है स्पैम वगैरह या हैकर्स वगैरह से। इसके अलावा एक चीज़ और, URL तो हम समझ गए। URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब URI एक ग्रुप है और उसके अंदर छोटा सा पार्ट क्या है? URL है। तो बड़ा फॉर्म हो गया URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और URL उसका छोटा पार्ट हो गया। अब बात करते हैं वेब पोर्टल्स की। तो देखिए वेबसाइट हमने सुना था, वेबसाइट मतलब क्या होता है? वेबसाइट का मतलब वेब पेजेस का कलेक्शन, और वेबसाइट के फॉर्म में ही होती है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल मतलब बहुत सारी चीज़ें जहाँ इकट्ठी सर्विस हमको मिल जाती है। तो हम सीधे गूगल में चलते हैं यहाँ पे, और गूगल में चलने के बाद हम देखिए यहाँ पे ये गूगल खोल लेते हैं, और यहाँ आप सीधे खोलना है आपको MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन खोलोगे तो आपको देखिए MP ऑनलाइन की सर्विस देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, पर ये सही से नहीं ओपन कर रहा। सीधे ऊपर आपको टाइप करना www.mpionline.gov.in। इस प्रकार से आप एंटर करोगे तो आपको MP ऑनलाइन का जो मुख्य पेज है, मतलब जो गवर्नमेंट का, MP गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। पर हमने टाइप क्या करे हैं? एक URL, और URL किसका टाइप करते हैं? वेबसाइट का। यानी कि ले देख बात करें तो पोर्टल भी एक प्रकार की वेबसाइट होती है, जिसके अंतर्गत अन्य वेबसाइट की लिंक कनेक्ट होती है। मान लो आपको कहीं कुछ खरीदने जाना है तो एक दुकान ऐसी भी मिलती है जहां आपको पर्टिकुलर सामान मिलता है, ठीक है, और एक दुकान ऐसी भी मिलती है जहां आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे आप मॉल जाओगे, सुपरमार्केट या मॉल जाओगे, तो वहां आपको सभी चीज़ों का कलेक्शन मिल जाएगा। तो सुपरमार्केट को हम क्या बोलते हैं भाई? सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे, तो हम उसे एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं? पोर्टल बोल सकते हैं। उसी प्रकार वेबसाइट भी होती है। एक वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पर्टिकुलर जानकारी मिलती है, और एक वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ बहुत सारी वेबसाइट की जानकारी इकट्ठी जुड़ी होती है, हम वहीं से सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो, DTH का रिचार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे फ़ोन पे में आप जाओगे तो पेमेंट ट्रांसफ़र करना, विड्रॉल करना, बहुत सारे काम उसमें हो सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का पोर्टल है। अब देखिए MP ऑनलाइन का कुछ सर्वर एरर है, ये खुल नहीं रहा है। हम सीधे यहाँ पर चलते हैं और पोर्टल्स देखते हैं, पोर्टल्स एग्जाम्पल, ठीक है। इस प्रकार से हम पोर्टल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे पोर्टल मतलब एक प्रकार का, देखिए देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी। आ पोर्टल इज़ अ स्पेशली डिज़ाइन वेबसाइट। एक प्रकार से वेबसाइट ही होती है, परंतु एक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें कनेक्ट होती है बहुत सारे सोर्सेज की, ठीक है। जैसे ईमेल हम वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, सर्च इंजन की सेवा है, और बहुत सारी सेवा यहाँ से ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर देखें, चलिए विकिपीडिया में चलते हैं और यहाँ पे हमको पोर्टल देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं। न्यूज़ पोर्टल होते हैं, न्यूज़ पोर्टल में आप देख सकते हैं। उसके अलावा वेब पोर्टल्स होते हैं, पर्सनल पोर्टल्स होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड पोर्टल जैसे MP GOV, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये बहुत सारे जो अदर कंट्री की भी पोर्टल है वो देखने को मिलती है। इंडिया का देखते हैं, India.gov.in। India.gov.in जो पोर्टल है आप देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का वेब पोर्टल है, ठीक है। सिटीजन के लिए यानी जनता के लिए, आम नागरिक के लिए ये पोर्टल आपको देखने को मिलता है। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ओपन करोगे तो आपको देखिए ये हमारे मोदी जी, ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं, और इसमें जो है आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलती है, ठीक है। सर्विसेज वगैरह आप जाओगे तो यहाँ आपको सर्विसेज देखने को मिलती है। तो ऐसी वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज कनेक्ट हो आपस में, वो क्या कहलाता है? पोर्टल। अब पोर्टल के बारे में हमने जान लिया है। पोर्टल आप देखें तो इस प्रकार का मैंने एग्जांपल भी दिया। एक कंस्ट्रक्शन की दुकान है, मतलब एक प्रकार से, तो देखिए मटेरियल सप्लायर, बहुत सारी चीज़ों का ये आपको देखने को मिलता है। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट में देखिए अन्य वेबसाइट आपस में कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया? पोर्टल हो गया। ये सोर्सेस है। चलिए MP ऑनलाइन आपको पोर्टल देखने को मिलता है।
कुछ पोर्टल है जैसे वेंडर का पोर्टल हो सकता है, पेशेंट है, इंट्रानेट्स का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टूडेंट, फैकल्टी, बैंकिंग, एक्स्ट्रानेट, सभी चीज़ें। अब इंटरनेट की कुछ सर्विसेज होती है, तो आपको पता है इंटरनेट WW यानी डाटाबेस की फैसिलिटी देता है, जिसके अंतर्गत वेबसाइट और वेब पेजेस को हम सर्च कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपस में भी हो सकती है, एक दूसरे से 1 to 1 हो सकती है और 1 to many भी हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं व्हाट्सअप वगैरह या अन्य सोशल मीडिया। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। वेब सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलती है बहुत सारी। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि अगर हमारे मोबाइल में डाटा नहीं है तो हम वाईफाई लेकर किसी का बात कर सकते हैं फ़ोन पे या कंप्यूटर से, व्हाट्सअप के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से। ईमेल की सेवा यहाँ देखने को मिलती है। फाइल ट्रांसफ़र, फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो ये सभी सर्विसेज हमको किससे मिलती है? इंटरनेट के माध्यम से। आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी देख सकते हैं। जैसे आपको जो कम्युनिकेशन सर्विस की बात करें तो ईमेल है, टेलनेट है, न्यूज़ ग्रुप है, IRC है, इंटरनेट रिले चैट जिसे बोलते हैं। ठीक है, IRC जो पीपल मतलब एक प्रकार से रियल टाइम में कनेक्ट करा देता है। मेलिंग लिस्ट यहाँ देखने को मिलती है। इंटरनेट टेलीफोनी है, इंस्टेंट मैसेजिंग है। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करना या इंटरनेट में कोई चीज़ अपलोड करना, दोनों ही जगह काम करता है FTP। वेब सर्विसेज में आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1 to 1 हो सकती है और 1 to many। मान लो एक संस्था है, इस संस्था के द्वारा अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनसे बात करना है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा? मल्टी पॉइंट। और अगर आप एक दूसरे से बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट कहलाता है। एप्लीकेशन मतलब ई कॉमर्स की सर्विसेज हम इसमें ले सकते हैं। जैसे हमने फ़ायदे पढ़े थे ना, एडवांटेजेस, उसके अंतर्गत पेमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रैवल, ब्राउजिंग कर सकते हैं, शॉपिंग है, जॉब सर्च है, सोशल नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें किसकी है? एप्लीकेशन है इंटरनेट के। ईमेल सर्विस की बात करें तो जैसे मेल का मतलब होता है मैसेज, क्या होता है? मैसेज। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। यानी किसी भी डिवाइस के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके अगर मेल भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? ईमेल बोलेंगे। और ईमेल का उपयोग आपको बनता होगा, नहीं बनता तो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ईमेल के लिए मैंने अलग से एक लेक्चर बनाकर रखा हूँ, तो मैं सीधे आपको गूगल ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ चलेंगे हम और आपको जो है एक मेल ओपन करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है मेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ आप देखिए आपको मेल जो है देखने को मिलते हैं। तो आप सीधे जो है जो कंपोज ऑप्शन दिया है, कंपोज ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये जो है आपको मेल को क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। जैसे हमने कंपोज करे तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलता है। इसको मैं इधर क्रिएट, चलिए यहीं पर रहने दो। हम यहाँ पे सामने वाले का एड्रेस लिखते हैं। मान लो हमने ये लिखे मेरी email ID लिख दिया मैंने, तो जो एड्रेस है ऑलरेडी वो नीचे दिख रहा है और जो नहीं है वो नहीं दिखेंगे। तो सीधे आपको कंप्लीट लिखना है इस प्रकार से @gmail.com, इस प्रकार से। और आप नीचे लिखोगे सब्जेक्ट का मतलब होता है किस मैटर में आप भेजना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिज्यूम, डॉक्यूमेंट, जो भी हम इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स भेजना चाह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप सिग्नेचर वगैरह या कुछ मैटर वगैरह लिख सकते हैं। नीचे आपको दिया है देखिए अटैच की बटन क्या होती है? जब आप किसी को कोई चीज़ भेज रहे हो, चलिए मैं इसको छोटा करके यहाँ पर कर देता हूँ। किसी को कोई चीज़ भेज रहे हो तो आप जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हो। डॉक्यूमेंट है, फोटो है या बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, EXE फाइल नहीं भेज सकते, जिप फाइल भी शायद नहीं भेज सकते, पहले भेज सकते थे। और इसमें अटैचमेंट की जो कैपेसिटी होती है 25 MB होती है, हालांकि हम 20 MB तक ही अटैच कर सकते हैं। तो जब सेंड करोगे उसके पहले आपको यहाँ देखिए अटैच करना है। अटैच मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंट, जो भी हमने यहाँ डॉक्यूमेंट बनाए होंगे भी हम एक तो बैकअप ले लेते और एक डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए MSc CS सेकंड सेमेस्टर ओपन कर देते हैं। तो देखिए कितने KB का है, फाइल है, किस एक्सटेंशन की, सब यहाँ पे आ गई है। उसके अलावा आप देखिए गूगल की लिंक आप इंसर्ट कर सकते हो। आप स्माइलीज वगैरह, गूगल ड्राइव की लिंक है, कुछ लिंक है, फोटोज़ वगैरह। ठीक, इसके अलावा देखिए आपको कॉन्फिडेंशियल मोड कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल मोड मतलब एक प्रकार गोपनीय बना सकते हो। और उसके बाद है सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हो, मतलब किस व्यक्ति ने भेजा उसकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। और आप चाहे तो भेजना नहीं चाहते डिलीट कर दो। अब यहाँ से अगर डायरेक्टली कट कर दी तो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, फिर से आप इसको क्रिएट करके भेज सकते हो। यहाँ फॉर्मेटिंग वगैरह होती है। जैसे मान लो आपने लिखे
हेलो सर जो भी हमने लिखे और इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हो, फ़ॉन्ट बढ़ाना देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप कलर वगैरह कर सकते हो। तो ये सारे काम जो है यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर करना है, फ़ॉन्ट कलर करना, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना, ये सारी चीज़ें, अलाइनमेंट वगैरह, मतलब एक लेटर टाइप कर सकते हो आप। अब भेजने के पहले आपको शेड्यूल भी दिया है। शेड्यूल का मतलब होता है आप बाद में भी निश्चित कर सकते हो कि आज भेजना है, कल भेजना, परसों भेजना, या डायरेक्ट आप क्लिक करो सेंड पे तो भी जो है मेल भेज सकते हैं। जैसे हमने ये मेल भेजें तो भेजने के पश्चात यहाँ सेंड में आपको जो मेल भेजा गया है वो दिख जाएगा, देखिए सेंड किया गया है। इस सेंड से अब इनबॉक्स में देखें तो इनबॉक्स में हम इस प्रकार सेलेक्ट करें, ये आए हुए मेल होते हैं जिनको हम सेलेक्ट करके या तो मूव कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। या फिर इसी मेल को, जैसे मान लो हमने किसी मेल को खोला, जैसे ये देखिए हमने मेल खोला तो मेल जैसे आया हुआ खोलते हैं तो अटैचमेंट दिखता है, जो भी जानकारी वो दिखती है। हम इसको रिप्लाई कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को किसी अन्य व्यक्ति को, तो ये भी काम होता है। सेंट में भेजे हुए मेल होते हैं, इनबॉक्स में आए हुए मेल होते हैं। कंपोज में देखें, कंपोज में आपको जिसको भेजना है वो कंपोज किया जा सकता है। उसके अलावा ड्राफ्ट में जब हम बना रहे होते हैं और सेव किए हुए मेल यानी कि बिना भेजे वाले मेल होते हैं। और फेल हो जाते हैं वो होते हैं, मतलब यहाँ देखिए आउटबॉक्स होता है, एक आउटबॉक्स में आते हैं। यहाँ पे स्पैम में अनावश्यक जो अनवांटेड ईमेल्स होते हैं वो आते हैं स्पैम टाइप के। और डिलीट में डिलीट किए हुए मेल होते हैं, मान लो अगर किसी मेल को डिलीट करना है। चलिए मैं यहाँ पे किसी को भी एक प्रकार सेलेक्ट करूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ मोर में जाओ और ट्रेस में जाना है और आप देखोगे यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से भी हटा देते हैं, रिसाइकल बिन होता है एक प्रकार का। तो देखिए इसको आप बड़ा कर लीजिए और यहाँ एम्प्टी आता है, एम्प्टी मतलब हटा दो, ठीक है। ये देखिए दोनों मेल जो है आपके डिलीट हो जाएंगे, और डिलीट हो जाएंगे यानी कि परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। तो एक प्रकार की ईमेल हमने यहाँ पे देखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ईमेल सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड करते हैं, फ्री ईमेल सर्विसेज, ठीक है। फ्री ईमेल सर्विसेज के अंतर्गत देखें तो आपको देखने को मिलता है, देखिए जीमेल जो गूगल का मेल है वो हमको फ्री मेल प्रोवाइड करता है, याहू का मेल है, आउटलुक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत हो गया अभी, mail.com है, प्रोटॉम मेल है, AOL है, इंडेक्स है, जो मेल है, GMS है, और बहुत सारे और हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से 4-5 याद होना चाहिए। तो चलिए अब वापस चलते हैं यहाँ पे। यहाँ हम बात करें ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें यूज़र नेम होता है @डोमेन नेम। जैसे कि यूज़र नेम SSW एजुकेशन हो सकता है, @ का साइन, डोमेन नेम कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे google.com हो सकता है, यानी gmail.com हो सकता है, @gmail.com गूगल का मेल है। ये हमारी साइट से अगर लेना तो sarkarstudywaves.com हो सकता है, @ का निशान हो सकता है, डॉट, ये पूरा जो है डोमेन नेम होना चाहिए। पहला जो मेल बॉक्स है, देखिए हम देखें मेल बॉक्स के नाम से प्रोग्राम यहाँ 1965 में MIT कंप्यूटर पर मेल बॉक्स नाम से ये चला था, ठीक है। मैसेज छोड़ सकते हैं और वहीं देख सकते थे। पर 1969 में ARPANET बना, ठीक है। तो ARPANET ने यहाँ देखिए कंप्यूटर से कंप्यूटर पर भेजा जाना ये पॉसिबल बना दिया। फिर 1971 में देखिए ARPANET के ही एक प्रोग्रामर रे टॉमिल्सन थे, उन्होंने आधुनिक ईमेल का जो है शुरुआत की। मतलब आधुनिक ईमेल के जन्मदाता किसे बोला जाता है? रे टॉमिल्सन को। इसके अलावा देखिए बहुत सारी कंपनी यहाँ धीरे धीरे आती गई जिसने जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइड की। तो यहाँ देखिए जिसमें हम जो टाइप करते हैं ये सारी चीज़ें वो होती है आपकी ईमेल हेडर, जैसे 2 है CC में डुप्लीकेट एड्रेस, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये सब क्या है जो सब्जेक्ट है ये सब हेडर है। ग्रीटिंग मतलब होता है जहाँ पे हम लिखते हैं, टेक्स्ट मतलब जो हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग तो हमने हेलो सर जो भी लिखें, प्लीज़ सी अटैचमेंट जो भी लिखें हमने वो टेक्स्ट हो गया। सिग्नेचर जो होती है आपकी पहचान होती है किसने ईमेल भेजा है। फिर होता है अटैचमेंट वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह और सेंड कर दो, ठीक है। चीज़ हमने देख ली है। ईमेल के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? लिस्ट शेयर कर सकते हैं, फोटोज़, वीडियो, म्यूज़िक, बुक्स, मीटिंग कर सकते हैं, शेड्यूल, लेटेस्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ मामलों में फ़ायदे अगर देखें तो कुछ सुविधा होती है। मान लो आपको कॉल करने के लिए समय निकालना है, समय भी लगता है, तो उस मामले में ईमेल आपका फ़ायदा होता है। मेल भेज दो, सामने वाला फुर्सत से पढ़ लेगा और उसका रिप्लाई कर देगा, काफ़ी स्पीड से चला जाता है, ठीक है, सेकंड्स में। अटैचमेंट भेज सकते हैं इसमें हम, साथ ही एक्सेसिबिलिटी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल होता है ताकि भविष्य में आपको अगर देखना है किसके द्वारा क्या बातचीत हुई है तो वो रहता है उसमें। जबकि अन्य कोई सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप है तो वो अगर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हुआ तो सारी चीज़ें निपट जाती है मतलब हट जाती, डिलीट हो जाती। अनलिमिटेड स्पेस यहाँ देखने को मिलता है टेक्स्ट के लिए, पर अगर देखें तो 15 GB एक जीमेल अकाउंट में मिलता है हमको क्या स्पेस,
वो चाहे जीमेल का हो, गूगल ड्राइव का हो, फोटो का है, या जिस भी चीज़ का समझो आप। चलिए अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तकनीक का जानकार होना जरूरी है, नहीं तो ईमेल का गलत यूज़ हो सकता है। इंटरनेट पर निर्भरता होती है, बिना इंटरनेट के ईमेल का काम कर ही नहीं सकते हम। फाइल आकार की बाध्यता होती है, वह मतलब एक प्रकार से 25 MB से ज़्यादा फाइल हम नहीं भेज सकते किसमें, जीमेल में। अनजान और अनचाहे मेल जैसे स्पैम हमने देखे थे, स्पैम और प्रमोशन के बहुत सारे मेल हमको देखने मिलते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। कुछ ईमेल ऐसे अनावश्यक लिंक आ गई स्पैम की, हमने क्लिक करे, हमारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया और हमारी जानकारी को चुरा ले गया। ठीक है, बेस्ट ईमेल जो फ्री सर्विस है वो हमने देख लिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं चैटिंग की। चैटिंग का मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, अब वो चैट दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की देखें तो एक होती है टेक्स्ट चैट। टेक्स्ट चैट का मतलब होता है टाइप करके हम बोल सकते हैं। दूसरी होती है वॉइस चैट, जिसमें बातचीत कर सकते हैं रियल टाइम पे, जैसे हम कॉल पे बातचीत करते हैं। तीसरी होती है वीडियो कॉलिंग भी बोल सकते हैं इसे। तो टेक्स्ट चैट, वॉइस चैट और वीडियो चैट। चैटिंग का मतलब आप आपस में बातचीत कर सकते हो, टेक्स्ट से कर सकते हो, वॉइस से या वीडियो से। तो चैटिंग आप समझ गए, ऑनलाइन चैटिंग हम इसे बोल सकते हैं। और पहला टोकोमेटिव, देखिए पहला जो चैटिंग प्रोग्राम था, चैटिंग सिस्टम टोकोमेटिव था, और डग ब्राउन और डेविड आर बुली के द्वारा 1973 में इसको बनाया गया था। यहाँ देखिए वीडियो चैटिंग हो सकती है, वॉइस चैटिंग हो सकती है और टेक्स्ट चैटिंग हो सकती है। टाइप है उसके चैटिंग के, तो तीनों को आप यहाँ पे समझ लेना। कुछ चैटिंग प्रोग्राम है यानी कि एक प्रकार से जिनका उपयोग हम करते हैं। तो देखिए यहाँ व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप जो है 2009 में बना था। फेसबुक ने इसको अपने अंडर में ले लिया 2014 में। मैसेजिंग प्रोग्राम है, हालांकि इसमें वीडियो कॉल, वॉइस और टेक्स्ट तीनों ही काम किए जा सकते हैं। टेलीग्राम भी एक प्रकार का सोशल मीडिया है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 2013 में हुई। ये 22 में देखिए एंड्रॉयड, और ये हालांकि अभी 2023 है और अपडेट आ गए, अवेलेबल होते रहते हैं अपडेट। देखिए यहाँ पे इसको बनाने का काम निकोलाई एंड पवेल ध्रुव 2013 में रसिया में इसको बनाया था। व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर हम इसे बोल सकते हैं। हालांकि जो टेलीग्राम है काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर भी देते हो और दोबारा से लॉगिन करते हैं तो आपका सारा डाटा, चैटिंग वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाती है, ग्रुप वगैरह, चैनल वगैरह, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें डाटा डिलीट होने की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डाटा जो है आपका क्लाउड में स्टोर होता है और व्हाट्सएप में जो है हमारी लोकल ड्राइव में स्टोर होता है, हमारी स्टोरेज में, तो इसलिए वो निकल लेता है, यानी डिलीट हो जाता है। स्काइपी पहले काफ़ी चलता था, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में है। ठीक है, यहाँ 2003 में यह बना था, वीडियो चैटिंग के लिए काम किया जाता था। हैंगआउट गूगल का प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रकार का चैटिंग के लिए यहाँ काम करता था। 2013 में इसको इनिशियल रिलीज़ किया गया था। जूम मीटिंग, अभी मीटिंग वीडियो चैटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है, सामने वाला बोल सकता है और हम भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको बना कब था? ये 2012 में बना था। फिर ट्विटर का लोगो अभी चेंज हो चुका है, क्या हो गया? एक्स हो चुका है, और यहाँ 2006 में इसको बनाया गया था। फेसबुक 2004 में बनी थी मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। जीमेल तो एक प्रकार की मैसेजिंग सर्विस है 2004 में। इंस्टाग्राम भी एक प्रकार का क्या सोशल मीडिया ऐप है, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और अभी ये फेसबुक के अंतर्गत है। लिंक्डइन कॉरपोरेशन है। ठीक है, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम, अगला जो टॉपिक है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जो बड़े स्तर का डाटाबेस, वेबसाइट या वेब पेजेस को स्टोर करके रखता है अपने वेब सर्वर के अंतर्गत। तो आप इसके बारे में देखिए, यहाँ अब बात करें तो सीधे हम देखिए इसके साइंटिस्ट की बात करते हैं। बनाने का काम किया टिम बर्नर ली के द्वारा 1989 में। ठीक है, सर्न में ये काम करते थे। सर्न मतलब एक एजेंसी है जिसकी बात करें तो यहाँ देखिए 1700 के आसपास साइंटिस्ट थे, 100 से अधिक कंट्रियों के। ठीक, कम्युनिटी थी एक प्रकार की, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में बोलते थे सर्न। ठीक है, और इसकी बात करें तो आप इसके बारे में देख लेना, 1954 में इसको बनाया गया था। अब इनके द्वारा देखिए WWW बनाया गया HTML, URL और HTTP, ये 3 चीज़ें भी यहाँ पे बनाई गई ताकि इंटरनेट को सही रूप से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो HTML से वेब पेज बना, URL से उसको सर्च किया गया, HTTP से कम्युनिकेट करने का काम किया गया। ठीक है, अब देखिए जब हम लिंक को ऐसे, मतलब हम हमारे वेब ब्राउज़र से कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सीधे वो कहाँ जाती है? रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर के द्वारा ढूंढा जाता है कि वो चीज़ें सही में अवेलेबल है कि नहीं। जब अवेलेबल हो पाती है तो वो जो रिक्वेस्ट है उसको वापस भेज देता है, कहाँ पे? क्लाइंट की मशीन पर। और क्लाइंट की मशीन में वो वापस कैसे आता है? वेब पेज के फॉर्म में आता है। आप यहाँ देखिए, ये हो गया डाटाबेस जहाँ चीज़ें रखी है। वेब सर्वर मतलब एक एप्लीकेशन हो गया जो उसको ढूंढने का काम करेगा। इंटरनेट एक मीडिएटर हो गया जहाँ पे WWW काम कर रहा है। ठीक है,
और हमारी रिक्वेस्ट जो गई है वो आप देख सकते हैं एक प्रोटोकॉल के माध्यम से HTTP रिक्वेस्ट, www ने उसको एक्सेप्ट किया, अपने वेब सर्वर पर देखा, वेब सर्वर ने डाटाबेस में सर्च किया, अगर है वापस आई और रिस्पॉन्स के माध्यम से उस पीसी को लौटाई जाएगी जिस पीसी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। तो ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। फ्री इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमको यहाँ पे बहुत सारी, लो कॉस्ट होता है इनिशियल कनेक्शन, रैपिड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, मतलब काफ़ी फास्ट हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसके माध्यम से। इन्फॉर्मेशन बहुत अधिक मात्रा में एक्सचेंज की जा सकती है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और ग्लोबल मीडिया इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। कुछ नुकसान है, ओवरलोड का मतलब ओवरलोड का खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इन्फॉर्मेशन होती है तो ओवरलोड का खतरा यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्फॉर्मेशन का फिल्टर करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने में गारंटी नहीं है कि जो आप देख रहे हो वही आपने सर्च किया, यानी जो आपने सर्च किया वही आप देख पा रहे हो, तो गलत भी चीज़ें आ सकती है। नो रेगुलेशन, नो क्वालिटी कंट्रोल, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है WWW, यानी कि फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसके माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट या कोई भी इंटरनेट में जो डाटा है, कोई भी रिसोर्सेज है, उसको सर्च करने का काम करते हैं। किसके माध्यम से? वेब ब्राउज़र के माध्यम से, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र है वो हम देखें तो मोज़ेक बना था, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। और अभी वर्तमान में बहुत सारे वेब ब्राउज़र देखने को मिल सकते हैं। चलिए, वेब ब्राउज़र यहाँ देख सकते हैं हम। वेब ब्राउज़र हमको बहुत सारी चीज़ें सुविधा देता है, और पहला जो वेब ब्राउज़र है उसकी हम बात करें तो www है, पर पॉपुलर वेब ब्राउज़र नहीं था। फिर उसके बाद देखिए जो है लाइन मोड वेब ब्राउज़र आया, डम्प टर्मिनल के माध्यम में निकोला पेलो के द्वारा, और फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र बना मोज़ेक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मोज़ेक, ठीक है, जो वर्तमान के वेब ब्राउज़र का एक प्रकार से पूर्वज है। आगे हम बात करें, मार्क एंडरसन ने इसको जो है मार्क एंडरसन ने अपनी खुद की कंपनी बनाई, और नेटस्केप नेविगेटर के माध्यम से मोज़ेक को लॉन्च कर दिया 1994 में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, जो वर्तमान में बंद हो चुका है 2015 में। इसके एवज में क्या आया है? माइक्रोसॉफ्ट एज आया है, जो कि विंडोज़ 10 का मतलब एक प्रकार से संगाती बोल सकते हैं, या फिर साथ में चलता है। विंडोज़ 10 के पीछे के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये काम नहीं करेगा, विंडोज़ 10 में ये काम करा। हालांकि विंडोज़ 8 में भी करा था, फिर विंडोज़ 8 मार्केट में नहीं दिखता है, मतलब एक प्रकार से सक्सेस नहीं हुआ है। तो विंडोज़ 10 सबसे ज़्यादा चला, 7 चला, और अभी 11 चल रहा है। ठीक है, आगे नया आता क्या आता देखते हैं। देखिए 1998 में मोज़िला आपको देखने मिला, फायरफॉक्स। इसके अलावा देखिए आपको फायरफॉक्स के अभी वर्तमान में बहुत सारे वर्जन देखने को मिलते हैं, गूगल क्रोम के भी। सफारी ब्राउज़र आया 2003 में। सफारी जो है iOS या फिर मैक, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, जो आपको एप्पल वगैरह जो देखने, एप्पल की डिवाइस है ना, उसके अंतर्गत। फिर गूगल क्रोम देखने को मिला 2008 में, और वर्तमान में ये काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। 116 या बहुत अधिक आगे वर्जन देखोगे तो इसके वर्जन जो है 116 नहीं 152 के आसपास वर्जन है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वर्जन कहाँ से देखते हैं। आपको 3 डॉट में जाना है, कोई भी ब्राउज़र है उसके 3 डॉट में जाना है, आपको हेल्प में जाना है, हेल्प में जाके देखना है अबाउट गूगल क्रोम देखोगे, देखिए आप 117 है। और जो मोज़िला फायरफॉक्स उसके भी कुछ वर्जन अभी लेटेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे देख सकते हैं मोज़िला फायरफॉक्स लेटेस्ट वर्जन। इस प्रकार से आप लेटेस्ट वर्जन टाइप करोगे तो आपको सामने ही उसके लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेंगे, जैसे 117 इसका भी है। और हम अगर देखें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन, एक प्रकार से लेटेस्ट वर्जन इस प्रकार टाइप करोगे तो आप देखोगे यहाँ इसके भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे डाउनलोड जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसका लेटेस्ट वर्जन करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए उसका वर्जन देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ नहीं दिख रहा, इंस्टॉल करोगे तब ये दिख जाएगा। चलिए वापस चलते हैं। ये देखिए 2015 में 1995 से 15 तक चला और माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया। अभी ये चलता जरूर है पर मतलब सर्विस देना बंद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। कुछ यहाँ पे ब्राउज़र है, उनके नाम आप देख लीजिए और उसकी कंपनी देख लीजिए। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, गूगल क्रोम गूगल ने, मोज़िला फायरफॉक्स आप देखें मोज़िला कंपनी ने बनाया। नेटस्केप नेविगेटर की बात करें तो नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा बना।
ओपेरा ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा, सफारी एप्पल के द्वारा बना। तो ये हो गए कुछ कंपनी और कुछ वेब ब्राउज़र। यहाँ कुछ नाम दिए हैं लाइन बाय, ठीक है, तो आप देखिए इसको, आप एक बार पढ़ लीजिए किस किस प्रकार से वर्जन अपडेट हुए हैं। हम बात करते हैं फंक्शंस किसके, वेब ब्राउज़र के। तो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने का काम करते हैं, ये आपको पता है। कोई भी वेबसाइट को विजिट करने का काम ये कर सकते हैं। जावा एप्लेट होती है, यहाँ पे प्लगइन्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। इंटरनेट सर्फिंग इजी है, इंटरनेट कैश देखने को मिलता है जिससे एक्स्ट्रा डाटा लूज नहीं होता, ठीक है, मतलब एक प्रकार से डाटा नाश नहीं होता। मल्टीपल वेब पेजेस खोल सकते हैं, कैसे, आप यहाँ जाओगे देखिए बहुत सारे वेब पेजेस में हम काम कर सकते हैं एक साथ, ठीक, और जो डाटा हम सर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैश के रूप में स्टोर होता है, ताकि दोबारा सर्च करें तो वो डाटा ऑटोमेटिक जो है, कुछ डाटा हमारे सिस्टम से ले ले, कुछ ऑनलाइन ले ले, तो आसानी से वो हमको सर्च हो जाता है। बैक करने की फैसिलिटी, फॉरवर्ड, रीलोड, स्टॉप, रीलोड, सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। सर्च इंजन, अब आपको मैंने अभी इसके पहले बताया ब्राउज़र, ठीक है, तो सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन का मतलब होता है एक प्रकार की वेबसाइट ही होती है, जैसे कि गूगल है। तो हम जब वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन को सर्च करना होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में हमारी मदद कौन करता है? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जो है हमारे ब्राउज़र में हमारे द्वारा सर्च की गई इन्फॉर्मेशन को ढूंढ कर लाकर प्रदर्शित करने का काम करता है, तो हम क्या बोलेंगे उसे? सर्च इंजन। जैसे कि सर्च इंजन हम देखें तो सर्च इंजन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे गूगल है। गूगल हमको क्या करता है? एक प्रकार से ढूंढने की हमारी जो चीज़ें है वो लाकर देता है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। याहू है, बाइडू है, इंडेक्स है, डकडकगो है, ask.com, इकोसिया है, यूएल है, इंटरनेट आर्चिव है, ये सब क्या है? सर्च इंजन है, जो हमारे द्वारा सर्च की गई इन्फॉर्मेशन को वेब सर्वर से ढूंढ कर लाकर हमारे वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित करता है। तो ये हो गए हमारे सर्च इंजन, ठीक है। अब बात करते हैं HTTP की। तो HTTP एक प्रकार का क्या है? प्रोटोकॉल, जो कि वेब पेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करता है। और वेब पेज मतलब, वेब पेज में क्या होता है? वेब पेज में हाइपर टेक्स्ट होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज होती है जिससे वेब पेज बनता है, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HTML। तो ले देखे बात हो रही है HTML की, तो HTML को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम जो करेगा उसे हम बोलेंगे HTTP। और इसी के साथ अगर S जोड़ दे तो क्या बन जाता है? सिक्योर लेयर, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए एक प्रकार से हम क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा और इधर सर्वर से ढूंढा, तो HTTP रिस्पॉन्स के रूप में हमारे पास में आ जाता है। बीच में कौन काम करता है? TCP भी काम करता है, जो इंटरनेट चलाने के लिए हमारे लिए उपयोगी होता है। वेब ब्राउज़र में हमको डाटा जो है रिस्पॉन्स के रूप में मिल जाता है, वेब पेज के रूप में। तो HTTP के बारे में आपको बेसिक रूप से पता चल गया। टिम बर्नर-ली के द्वारा इसको बनाया गया था, और पहला जो वर्जन था 0.9, फिर 1.0, फिर अभी तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया होगा। क्लाइंट ने HTTP के माध्यम से रिक्वेस्ट डाली, वेब सर्वर में रिक्वेस्ट गई, वेब सर्वर ने स्क्रिप्ट चलाया, डेटाबेस में सर्च किया, और फिर जाकर कहीं HTTP प्रोटोकॉल इस प्रकार से वर्क करता क्लाइंट और सर्वर के बीच में। OSI मॉडल मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड, मतलब एक प्रकार से मॉडल मतलब स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से हम कुछ काम कर सकते हैं। तो OSI मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत एक प्री डिफाइन या अच्छे से डिफाइन किया गया एक मॉडल होता है जिसके द्वारा कम्युनिकेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे OSI, ठीक है। तो इसके लिए हम देखें तो यहाँ पे आपको कुछ लेयर देखने को मिलती है। इन 7 लेयर के कलेक्शन को बोलते हैं OSI में कुछ हार्डवेयर लेयर देखने को मिलती है, कुछ सॉफ्टवेयर लेयर देखने को मिलती है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक मिलती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे हम बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI मॉडल का दिल, यानी कि हृदय बोल सकते हैं। फिजिकल लेयर जो हमारे कंप्यूटर वगैरह केबल वगैरह होती है, फिजिकल लेयर। फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को कैसे भेजना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना डेटा लिंक लेयर का काम होता है। पैकेट्स के माध्यम से उसको कन्वर्ट करते हैं, वो नेटवर्क लेयर काम करता है। अब उसको इधर से उधर भेजना है तो उसके लिए ज़रूरी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फिर सेशन लेयर जो होती है एस्टैब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट सेशन, मतलब API, सॉकेट, विंडसॉक, ये सब काम करने का काम जो है सेशन का होता है। फिर ट्रांसलेट करना, एनक्रिप्ट करना, कंप्रेस करना डाटा को, प्रेजेंटेशन लेयर है। एप्लीकेशन जो है, किस एप्लीकेशन, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये काम करती है एप्लीकेशन लेयर। तो ये सातों लेयर जो है मिलकर क्या बनती है? ये बनती है OSI। क्या बनती है? OSI। और इसी को बोलते हैं हम OSI मॉडल, सेंडर रिसीवर।
ये भी आप देख सकते हो, उसी का रूप है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। वेब सर्वर जहां हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और क्लाइंट मतलब जिसके द्वारा सर्च किया जाता है। तो क्लाइंट और सर्वर, सर्वर मतलब वेब सर्वर, और इन दोनों के कनेक्शन से क्या बनता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये होगा हमारे क्लाइंट। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट किसके माध्यम से की जाती है, HTTP के माध्यम से। रिक्वेस्ट गई कहाँ पे, सर्वर के पास में। सर्वर मतलब वेब सर्वर। वेब सर्वर के पास एक फाइल सिस्टम भी होता है, डाटाबेस होता है, वहाँ से इन्हें सर्च किया। सर्च करने के बाद उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स के रूप में उस क्लाइंट को भेज दिया जाएगा, जिसके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। और कैसे भेजा जाएगा, वेब पेज के फॉर्म में। कहाँ भेजा जाएगा, वेब ब्राउज़र में। चलिए, ये तो हो गया बात, हमने देख ली यहाँ पे सर्वर की। तो क्लाइंट हो गया, इंटरनेट के माध्यम से रिक्वेस्ट। और वेब सर्वर जो है अपाचे, यूनिक्स वेब सर्वर, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनली, लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मतलब आप समझिए, प्रोटोकॉल को हम वेब प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। और प्रोटोकॉल जो होता है एक प्रकार का नियम होता है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेट की। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की। तो इंटरनेट में उपयोग किए जाने वाले नियम को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम इंटरनेट सर्च करने की बात करें तो वहाँ से शुरुआत होती है प्रोटोकॉल की। जैसे सर्च करने के लिए होता है सबसे पहले IP, और उसके पहले होता है TCP। तो सबसे बेसिक आधारभूत प्रोटोकॉल TCP IP। उसके बाद अगर हमको ईमेल सर्विस लेना है तो ईमेल के लिए होता है SMTP, और एक POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो सीधे सीधे बात करें तो जैसे ही हम इंटरनेट में वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से प्रोटोकॉल की शुरुआत हो जाती है। यानी कि हर एक काम के लिए हर एक नियम होते हैं, यानी कि प्रोटोकॉल होते हैं। उन प्रोटोकॉल को हम ही वेब प्रोटोकॉल यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ देखिए, एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना तो प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। कुछ फाइल को डाउनलोड करना है, अपलोड करना, तो प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार एक लैंग्वेज में बात करने के लिए हमको ग्रामर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इंटरनेट में काम करने के लिए हमको प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जैसे TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से फाइल अपलोड और डाउनलोड किया जाता है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईथरनेट जो हमारा केबल से इंटरनेट चलाते हैं उसके लिए काम होता है, टेलनेट रिमोट लॉगिन, और गोफर भी एक प्रकार का क्लाइंट सर्वर के लेवल पे क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। और कुछ और प्रोटोकॉल की लिस्ट आप देख लीजिए, IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, POP हमने देख ली, UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, ठीक है, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SS होता है तो सिक्योर सेल, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, IMAP हमने देख लिए। उसके बाद UDP RIP ये सब देख लिए हमने। तो कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं OSI हमने देखे। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और प्राप्त की जाती है तो TCP, और किस सिस्टम के माध्यम से की जा रही है तो वो होता है IP, एक एड्रेस होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं दोनों के। फिर है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि मेल को सेंड करना और रिसीव करना। इसी के साथ में एक और होता है जिसे हम बोलते हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें ये भी काम करता है मेल के लिए, जैसे Gmail है, याहू है, इनमें। इसके अलावा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हमने देख लिए। इसके साथ ही हम देखेंगे तो ईथरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो यहाँ कौन सा काम करेगा, ईथरनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट जो होता है, यहाँ सर्वर पर क्लाइंट जो बैठा है, क्लाइंट पर बैठे कंप्यूटर से, मतलब एक क्लाइंट है, क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर पर जो रिसोर्सेस है उसको यूज़ कर लेना या उसमें काम कर लेना, किसके माध्यम से होता है, टेलनेट के माध्यम से। और गोफर भी एक प्रकार का क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर भी काम करता है। फिर एक है FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब फाइल अपलोड की जाती है और फाइल डाउनलोड की जाती है उस समय ये प्रोटोकॉल काम करता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा।